टाइट कपलिंग, लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग, लूज कपलिंग। अब यहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट्स की ऐड नहीं कर रही हूँ। आज का हमारा जो फ्रेमवर्क है, हमारा जो टॉपिक है इस टाइट कपलिंग, लूज कपलिंग, ये क्या है, इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिसमें आपको ये वाली जो चीजें, ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। तो इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप बहुत ही अच्छी तरह से इनको समझ सकते हो। तो आज का हमारा जो फ्रेमवर्क है वो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क को डिस्कस कर रहे हैं, और आज का हमारा फ्रेमवर्क कौन सा है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, जिसकी बहुत ज्यादा आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी। अब आई होप कि जितनी आपने रिक्वेस्ट की है उतना ही इस पूरे वीडियो को देख के और उस प्रोग्राम को आप बनाए भी। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो मेन फीचर्स होते हैं लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, उसको हम अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ दीस एग्जांपल्स जो अभी मैंने आपको बताया वो हम देखेंगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के और ज्यादा जो बेनिफिट्स होते हैं वो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क को फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क क्यों बोला जाता है वो हम देखेंगे। इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हम एक प्रोग्राम बनाएंगे स्प्रिंग में, मतलब हमारा फर्स्ट स्प्रिंग प्रोग्राम हम बनाएंगे, और स्प्रिंग कहां कहां यूज होता है ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता क्या है, फ्रेमवर्क है ये तो आपको पता ही है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है एक बहुत ही पावरफुल, लाइट वेट और मॉड्यूलर फ्रेमवर्क है, जिसका यूज किया जाता है एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब वो एप्लीकेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, वेब एप्लीकेशन हो सकती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती है, और भी जगह पे यहाँ पे यूज किया जाता है, डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए भी यहाँ पे यूज किया जाता है। उसको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिनकी हेल्प से हम वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जावा में ही स्विंग होता है, जावा एफएक्स होता है, वेब एप्लीकेशंस के लिए जावा सर्वलेट्स होता है। तो फिर ये स्प्रिंग का क्या रोल होता है, तो इसका जो मेन फीचर होता है, मतलब जो फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है वो क्या प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन में दिख ही रहा है कि ये प्रमोट करता है मॉड्यूलैरिटी को, टेस्टेबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को। कैसे प्रमोट करता है तो वो आगे हम जब इनके फीचर्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करता है, इसलिए ज्यादा, मतलब अगर आप कोई अच्छी एप्लीकेशन, एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो स्प्रिंग यूज करना आपके लिए क्या होगा, दूसरे फ्रेमवर्क्स के कंपैरिजन में ज्यादा क्या होगा, फिजिबल होगा। ओके, तो अब ये तो हुई इसकी थ्योरी कि हाँ ठीक है, स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क होता है जिसकी हेल्प से आप बहुत बड़े लेवल की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये जो है बेनिफिट्स इसके होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं इसके मेन फीचर्स पर। भाई ऐसा क्या है इसमें अलग। ओके, तो अब सबसे पहला जो फीचर होता है, देखो जो इसके जो मेन, जो हम बोल सकते हैं पंच होते हैं, वो होता है, एक होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल जिसको हम डिटेल में समझने वाले, और दूसरा होता है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये मेन क्या होते हैं, फैसिलिटीज जो ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है मेन। अब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आगे एक्सप्लेन करने ही वाली हूं, लेकिन एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ये वो एक फीचर है, देखो ये दो मेन फीचर्स हैं जो कि हमारा स्प्रिंग क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये इनके की फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम थोड़ा सा ओवरव्यू उसका समझ लेते हैं। देखो कोई सी भी आप एप्लीकेशन क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। लाइक एक हुआ विड्रॉ के लिए, एक हुआ डिपॉजिट के लिए, एक हुआ बैलेंस चेक करने के लिए, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। इन सभी मॉड्यूल्स के कुछ कॉमन, मतलब कुछ क्रॉस कटिंग क्या होते हैं, कंसर्न्स होते हैं जो हर एक मॉड्यूल के लिए जरूरी होते हैं। लाइक हम विड्रॉ की, डिपॉजिट की, बैलेंस चेक किसी की भी बात करें, उनमें एक जो कंसर्न होता है वो होता है लॉगिंग। लॉगिन की बात नहीं हो रही, लॉगिंग की बात हो रही है, जिसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं इवेंट्स लाइक डीबगिंग एंड ऑल। ठीक है, तो ये क्या होता है, लॉगिंग होता है। ये हर एक मॉड्यूल के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। इसी तरह से सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक और कंसर्न हुआ जो कि हर एक मॉड्यूल के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, मतलब अगर आप ऑथोराइज्ड हो तभी आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ, डिपॉजिट एंड बैलेंस चेक के सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, या इसी तरह से ट्रांजैक्शन, मतलब कोई सा भी ट्रांजैक्शन आपको हो रहा है, चाहे विड्रॉ है या डिपॉजिट है, कुछ भी है, अपडेट है, कुछ भी है, उस केस में क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शन जो है वो एसिड प्रॉपर्टीज को क्या करे, फॉलो करे, ये जरूरी होता है। तो ये कुछ मैंने कुछ बताए हैं आपको, ये कुछ क्या होते हैं, कंसर्न्स होते हैं जो हर एक मॉड्यूल के लिए जरूरी होते हैं। अब आप हर एक मॉड्यूल में इन सभी चीजों की टेंशन लो, इससे अच्छा क्या है कि एक एस्पेक्ट
करके एक टूल होता है, मतलब एक मॉड्यूल होता है जो क्या करता है, इन चीजों को एनकैप्सुलेट करता है, इन कंसर्न्स को क्या करता है, एनकैप्सुलेट करता है। मतलब अब आप जो भी मॉड्यूल, अगर आप स्प्रिंग में जो भी मॉड्यूल लिखोगे तो उनमें आपको इन कंसर्न्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो जब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे ना, आज की वीडियो में इस चीज को नहीं डिस्कस करेंगे हम, ये एओपी क्या होता है, लेकिन बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस एओपी को कैसे अचीव कर सकते हैं यूजिंग स्प्रिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब कुछ की फीचर्स, देखो आईओसी पे मैं बाद में आ रही हूं। ठीक है, अब कुछ की फीचर्स होते हैं जो हमारे स्प्रिंग के होते हैं, वो होता है एक तो लाइट वेट। ठीक है, ये क्या होता है, लाइट वेट होता है, मतलब आप स्मॉल से लेके हाई वेट कोई सी भी कितनी भी बड़ी एप्लीकेशन को बड़ा ही इजीली बना सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेडेक्स लेने की, जो इंटरनल हेडेक्स होते लाइक कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडेंसीज, ये सारी आपको टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये सारी टेंशन किसकी होती है, आपके स्प्रिंग फ्रेमवर्क की होती है, जैसे आपने मैवन में देखा था। ओके, इसी तरह से डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे मैं आ रही हूं क्योंकि वो आईओसी से रिलेटेड है। ठीक है, एओपी मैंने आपको बताया ही था कि ये क्या करता है, क्रॉस कटिंग कंसर्न्स को क्या करता है, हमारे जो एप्लीकेशन के कोड है, जो हम लॉजिक लिखेंगे उससे क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, वर्सटाइल, स्प्रिंग का यूज हम वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए, डेटाबेस से डील करने के लिए और क्लाउड एप्लीकेशंस बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या होता है, वर्सटाइल होता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन, हम सीमलेसली आराम से ये इंटीग्रेट कर जाता है, हाइबरनेट के साथ, जेपीई के साथ, सर्वलेट के साथ में आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो अभी अभी मैंने बताया था आईओसी, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये होता क्या है। तो आईओसी एक ऐसा डिजाइन प्रिंसिपल होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को, कॉन्फ़िगरेशन को, मैनेजमेंट को एप्लीकेशन से लेके एक फ्रेमवर्क को दे दिया जाता है। मतलब ये सारी टेंशन अब एप्लीकेशन की नहीं है, वो किसकी है, फ्रेमवर्क की। देखो सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो, कोई सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, आप खुद क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो, आपको और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है। लाइक आपको क्या चाहिए, डीजे वाले भैया चाहिए, कोई और चाहिए, केटरिंग वाले चाहिए, ये चाहिए, इन सभी के साथ आपको नेगोशिएट करना एंड ऑल। मतलब एक एप्लीकेशन को, मतलब एक ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड है, वो बात तो हम भी समझ सकते हैं, लेकिन उन सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ उस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ रहा है, डील करना पड़ रहा है। इससे बेटर क्या है कि आप क्या कर दो, कोई एक इवेंट प्लानर को क्या कर दो, हायर कर दो, तो अब वो सारी टेंशन्स किसकी हो गई, उस इवेंट प्लानर की हो गई। तो यहाँ पे जो इवेंट प्लानर है ना, वो क्या है, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, आप तो ये सब अचीव कैसे किया जाता है, तो ये अचीव करने के लिए एक अच्छा सा एक प्रिंसिपल होता है, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक फीचर है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। आपको भी पता है कि रियल लाइफ में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता ही है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट हैं तो हम भी सोसाइटी में रहने के लिए कोई और ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। चलो हमारी बात हम छोड़ देते हैं, अगर मोबाइल फोन एक ऑब्जेक्ट है तो उस हार्डवेयर को भी सिम कार्ड की जरूरत है, बैटरी की जरूरत है, मतलब उसको भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है। अगर हम एक कार की बात कर रहे हैं तो उस कार ऑब्जेक्ट को भी इंजन ऑब्जेक्ट की जरूरत है और भी ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है। ठीक है, तो उसमें देखो इस चीज को क्या बोला जाता है, डिपेंडेंसी बोला जाता है, जहां पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर डिपेंड कर रहा है और उसको तो हम रिमूव कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंसी किस हद तक होनी चाहिए वो हम समझते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो चीज है यहां पर भी क्या है, डिपेंडेंसी है। ये जो एक तरह से हम इसको मशीन बोल सकते हैं। ठीक है, ये मशीन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड है इसके अंदर, उस पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये भी तो क्या है, एक मशीन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक लिक्विड है जिस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो डिपेंडेंसी जो है वो क्या है, टाइटली कपल्ड है, यहां पर क्या है, लूजली कपल्ड है। रीजन क्या है, ये लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड है, जब इसको मैन्युफैक्चर किया गया था तभी इसके अंदर एक लिक्विड को फिल कर दिया गया था, डिसाइड करके कि ये फलाना लिक्विड हमको क्या करना है, फिल करना है, फिल कर दिया गया था। और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है रेडी है काम करने के लिए, ये मशीन जो है हमारी रेडी है काम करने के लिए। अब अगर मुझे बाद में लगता है कि नहीं, हमें क्या करना है, इस लिक्विड को चेंज करना है, या कंपनी को बनाने के बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, लिक्विड जो है इस कंपनी का नहीं, दूसरा हमें यूज करना है। ठीक है, तो उस केस में मैं इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है, दूसरा यूज करना है, तो उस केस में इसके पूरे स्ट्रक्चर, इस पूरी मशीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया जाएगा, तब जाके ये लिक्विड क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है।
फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हुई। हम अगर चाहें कि ये खाली हो गया, इसमें हम लिक्विड फिल करना चाहें तो हम नहीं फिल कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, टाइटली कपल्ड। ये केस कौन सा हुआ, टाइटली कपल्ड केस हुआ, ठीक है। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है बॉटल, जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट दैट इज लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है। मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड पे ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर मुझे उस दूसरे ऑब्जेक्ट को चेंज करना है तो मुझे इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसके बदले बात करते हैं इस मशीन की, इस ऑब्जेक्ट की बात करें, ये मशीन एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है, लिक्विड पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मुझे इसका लिक्विड चेंज करना है तो जस्ट मुझे ये हटा के और फिर या तो दूसरा रिफिल इसमें लगा दूं, या तो फिर इसको ओपन करके भी मैं लिक्विड इसमें क्या कर सकती हूँ, फिल कर सकती हूँ। ऐसा करना मत वैसे। तो ये क्या है, मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या किया है, इंजेक्ट किया है। क्या किया है, इंजेक्ट किया है। दिस इज कॉल्ड, देखो डिपेंडेंसी दोनों में थी, लेकिन इसमें क्या की गई है, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट किया गया है। तो ये चीज क्या होती है, लूजली कपल्ड। ये क्या है, लूजली कपल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, लिक्विड कंपनी को भी चेंज करना है वो इजीली कर सकते हैं, हमें चेंज करना है, कुछ भी करना है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस केस में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर मुझे, ये क्या है, बिल्ट इन है, इसके अंदर जो रिफिल है वो क्या है, बिल्ट इन है। मतलब उसको अगर मुझे चेंज करना है तो पूरे इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन उस दूसरे ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए इस पूरे ऑब्जेक्ट का चेंज होना, रिकंस्ट्रक्ट होना जरूरी है। लेकिन अगर मैं इस पेन की बात करूं तो जस्ट मैं क्या करूंगी, मैं इसके अंदर रिफिल को इंजेक्ट कर सकती हूँ। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब आपको यहां पे लगेगा, तो इस तरह से आपने देखा हमारी जो आईओसी प्रॉपर्टी दैट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल वो अचीव हुई, जहां पे जो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन था वो इस एप्लीकेशन से, अब जो भी मशीन ऑनर्स थे उनको सिर्फ ये बनाने पे ध्यान देना है। और हाँ, यहाँ पे क्या होगी, ऑटो वायरिंग करके प्रॉपर्टी होगी। देखो वो वहां पे अगर हम देखें तो हार्ड वायर्ड था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑटो वायरिंग है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ इस पे ध्यान देना है, ओके। इस पे ध्यान देने की उनको जरूरत नहीं है, जो जिसको इंजेक्ट करना है वो आराम से क्या कर सकता है, इंजेक्ट कर सकता है। तो आपने जो आईओसी प्रॉपर्टी देखी थी वो आपको अब समझ में आ गई थी, वेयर कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट, कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम एन एप्लीकेशन। मतलब उस ऑब्जेक्ट से, इस एप्लीकेशन से ले लिया जाएगा और कोई फ्रेमवर्क दूसरा होगा जो इस सबको क्या करेगा, हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन का काम है वो कौन करेगा, हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क करेगा, ठीक है। तो अब हम कहां पे आते हैं, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको लगेगा ये तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स थे, तो अब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास अगर आप देख सकते हो तो क्या है, ये आपको एक प्रोग्राम दिख रहा है जिसमें क्या है, एक क्लास है इंजन, दूसरी एक क्लास है कार, ओके। अब यहाँ पे कार एक ऑब्जेक्ट है, इंजन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कार डिपेंड कर रही है इंजन पर। अब उस डिपेंडेंसी को तो हम हटा नहीं सकते, ऑब्वियसली कोई सी कार इंजन के बिना कैसे वर्क करेगी, ठीक है। लेकिन हम उस डिपेंडेंसी को किस हद तक रखना चाहते हैं वो हमारे हाथ में। यहां पर अगर आप एग्जांपल देखो तो ये एग्जांपल किसका है, टाइटली कपल्ड एग्जांपल है। यहां पर आपका जो कार ऑब्जेक्ट है इंजन पर डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि जो कार के अंदर ही इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, कार के अंदर ही इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कार इंजन इज इक्वल्स टू न्यू इंजन, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब बाद में अगर हमें लगता है कि हमें क्या करना है कि इंजन जो है किसी दूसरी कंपनी का यूज करना है, चेंज करना है, कुछ भी करना है, इसका मतलब आपको जो भी चेंजेस करने हैं इस कार के अंदर करना पड़ेगा, इस कार को ही क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्या है, विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। यहां पे हम बोल सकते हैं कि कार और इंजन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं, कार डिपेंड कर रही है इंजन पर, और ये एग्जांपल किसका है, टाइटली कपल्ड डिपेंडेंसी। ये कौन सी है, टाइटली कपल्ड डिपेंडेंसी है। अगर हम, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है, भाई प्रॉब्लम क्या है इससे, तो पहली बात तो क्या होती है, ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिख रखी है वो आप देख लीजिए। पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हार्ड कोडेड डिपेंडेंसी।
मतलब कार क्लास खुद ही क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रही है। मतलब कि क्या है कि कार हमेशा उस इंजन से क्या है, हार्ड वायर्ड है। क्या है, उस इंजन से हार्ड वायर्ड है। ठीक है, इसी तरह से लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हमें इंजन को चेंज करना है तो उस केस में हमारा जो कार है, ऑब्जेक्ट कार क्लास में हमें क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। अब अगर आपके पास ढेर सारी क्लासेस हैं जो कि उस इंजन पे डिपेंड कर दी है, तो सभी में आपको क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से और ड्रॉबैक्स क्या है कि इस तरह की टेस्टिंग क्या हो जाती है, अगर हमें अलग अलग इंजन पे टेस्ट करके देखना है कार को, तो ये भी क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, और कोड रीयूजेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या है, इसके ड्रॉबैक्स है। आप आराम से ये जो मैंने दो मशीन्स बताई थी उनसे रिलेट करके उसको देख सकते हो। एग्जाम्पल है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इंजन तो वही है जो हमने पहले बनाया था, तो इंजन नाम की मैंने वापस से क्लास नहीं बनाई है। यहाँ पे अगर आप कार नाम की क्लास देखो तो यहाँ पे क्या किया है, ये सॉरी जो भी इस चीज को भी मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया है, इंजन नाम का सिर्फ क्या बनाया है, एक रेफरेंस क्रिएट किया है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। ठीक है, और फिर ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अभी हम सीधे आ जाते हैं हमारी मेन क्लास पे, जिसमें हमने क्या किया है, इस मेन क्लास में यहां पर हमने क्या किया है, इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्या किया है, इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब इस पॉइंट पे हम जो भी इंजन चाहे वो यहां से क्या कर सकते हैं, मतलब जिस भी इंजन का ऑब्जेक्ट चाहे उससे इसको क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, जब जरूरत है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंजन जो चाहे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर इस पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, उस इंजन को इस कार के अंदर क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप डिपेंडेंसी को क्या करवा रहे हो, देखो कार इंजन पे डिपेंड कर रही है ना, तो उस इंजन को आप यहां से क्या करवा रहे हो, इंजेक्ट करवा रहे हो। ठीक है, अब मान लिया यह इंजन है एबीसी, तो आपने यहां से एबीसी को इसमें इंजेक्ट करवा दिया। मान लिया आपका इंजन चेंज होकर XYZ हो जाता है, तो आप यहां से XYZ को क्या करवा रहे हो, इंजेक्ट करवा रहे हो। तो ये जो एग्जाम्पल है किसका है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एग्जाम्पल है, जहां पे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से आप इंजेक्शन को, डिपेंडेंसी को क्या करवा रहे हो, जो इंजन नाम की डिपेंडेंसी है उसको क्या करवा रहे हो, इंजेक्ट करवा रहे हो हमारे कार नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने डिपेंडेंसी हटा दी, कार तो अभी भी इंजन पे डिपेंड कर रही है, लेकिन अब इंजन का कंट्रोल हमारे हाथ में। इंजन चेंज करना है तो हमें कार को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत या उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब मे भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन इतना इजी तो काम है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत कहां पड़ गई है। तो यहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हो कि सिर्फ आपके सामने दो क्लासेस थे, कार और इंजन। मान लिया यहाँ ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, लाइक कार सिर्फ इंजन पे डिपेंड नहीं करती, कार एक जीपीएस पे डिपेंड करती है और दूसरे भी जो है टायर्स वगैरह बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। मोबाइल फोन भी आप देखते हो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो मैन्युअली ये जो आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया है वो क्या है, मैन्युअल है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, मैन्युअल है। लेकिन अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करते हो तो ये सारा काम कौन देखता है आपके लिए, स्प्रिंग देखता है। ठीक है, मतलब ये जो इंजन है उसको एक बीम की तरह ट्रीट किया जाता है और ये सारा काम कुल मिला के कौन देखता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क देखता है। क्योंकि देखो एक तक तो मैन्युअली इंजेक्ट करना वाज ओके, लेकिन यहाँ पर अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, देन अगेन वर्जन का प्रॉब्लम हो जाता है, आपको टेस्टिंग करनी है, बहुत सारे काम करने, तो उस केस में मैनुअल इंजेक्शन क्या हो जाता है, फिजिबल नहीं होता है। उस केस में आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या करता है, ये सारे काम देखता है। ठीक है, तो ये चीज आपको आई होप डिपेंडेंसी इंजेक्शन अच्छे से समझ में आ गया, आईयूसी अच्छे से समझ में आ गया, लूज कपलिंग टाइट कपलिंग अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब हम आज की वीडियो में प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम स्प्रिंग का यूज करके ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि स्प्रिंग को फ्रेमवर्क्स ऑफ फ्रेमवर्क क्यों कहा जाता है। तो इस रीजन ये है कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग बहुत सारे मॉड्यूल्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आपको किसके साथ क्या करना है, वेब डिजाइनिंग करना है, स्प्रिंग एमवीसी का यूज करो। अगर आपको डेटाबेस के साथ, डेटा के साथ इंटरेक्ट करना है, स्प्रिंग डेटा का यूज करो। इसी तरह से बहुत सारे क्या करता है, ये फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड करके बहुत सारे मॉड्यूल्स क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज ये है कि ये कंप्लीटली किसी फ्रेमवर्क को रिप्लेस नहीं
करेगा। लाइक अगर आपको क्या करना है, आप चाहो मतलब ये सीमलेसली क्या कर सकता है, दूसरे फ्रेमवर्क्स के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको वेब के साथ काम करना है तो कंप्लीटली वो सर्वलेट्स को क्या कर देगा, रिप्लेस कर लेगा। नहीं, वो बड़ा ही आराम से सर्वलेट के साथ क्या कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, हम आराम से स्प्रिंग, हाइबरनेट और जेपीए के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डेटाबेस के साथ काम करना है। इसी तरह से अगर आपको क्या करना है, वेब एप्लीकेशंस के साथ काम करना है, तो यहाँ पे थाइमलीफ या जेएसपी के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। तो अब हम बनाते हैं हमारा पहला स्प्रिंग का प्रोजेक्ट, मतलब एक सिंपल सा हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा अगर आपने जावा पढ़ रखी होगी तो। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि हम स्प्रिंग की हेल्प से किस तरह से डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक एक स्टेप में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो हमें कहाँ आ जाना है, एक्लिप्स पे आ जाना है और हमें हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करना है, तो कोई स्पेसिफिकली आपको बताना नहीं होता है कि हम भाई इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं स्प्रिंग पे या क्या, आपको सीधा ही क्या करना है, मैवन प्रोजेक्ट करना है। मैवन प्रोजेक्ट क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये अच्छी तरह से क्या करता है, आपको जितनी भी जार फाइल से मैन्युअली डाउनलोड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप मैवन प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो तो। ओके, आपको सिर्फ यहाँ पे मैवन प्रोजेक्ट में pom.xml जो हीरो होता है उसको बता देना है कि हम स्प्रिंग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो जो भी जार फाइल्स हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगे, आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी लाइब्रेरी में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये टेंशन आपकी नहीं है अगर आप मैवन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है लोड होने में, वीडियो में भी बताया था आपको मैवन आर्किटाइप क्विक स्टार्ट को सिलेक्ट करना है, इस वाले को सिलेक्ट कर दिया हमने और हम कहाँ आ गए, नेक्स्ट पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं, लाइक आपने दिया ग्रुप आईडी com.example.spring दे दिया। यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी इज नथिंग बट आपका प्रोजेक्ट का जो नाम है वो होने वाला है। तो सपोज आपके जो प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है वो क्या होने वाला है, स्प्रिंग मैवन होने वाला है या मैवन स्प्रिंग, जो भी आपको देना है। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका स्प्रिंग मैवन। ओके, जो आपको नाम देना है वो आप दे सकते हो। उसके बाद आपको क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद अगेन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर आपसे कुछ पूछा जाएगा, यस और नो। आपको y इनपुट कर देना है, एंटर कर देना है और आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने ये प्रॉम्प्ट आया है, आपको y एंटर कर देना है और अब आप देखोगे कि यहाँ पर स्प्रिंग मैवन करके एक फोल्डर प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। रेडी हो चुका है मतलब एक फोल्डर बन चुका है, एक स्ट्रक्चर बन चुका है। इसके अंदर ये pom.xml है, इसमें पहले हम डिपेंडेंसी स्पेसिफाई कर देते हैं, किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। तो वो हम कहाँ से स्पेसिफाई करें, तो उसके लिए हम जैसे उस दिन गए थे, हमें कहाँ जाना है, मैवन रिपोजिटरी पे जाना है। ओके, उसके अंदर हमें क्या लिखना है, उसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, ओनली स्प्रिंग लिख देना है। ठीक है, तो ये हमने ओनली स्प्रिंग लिखा। अब टॉप मोस्ट जो है यहाँ पे एंटर किया हमने। अब सबसे ऊपर जो है ये स्प्रिंग कंटेक्स्ट, इस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है और यहाँ से जिस भी वर्जन पे आप काम करना चाहते हो उसको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो सपोज मैंने इस पे क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी ऐसे करके कुछ, मतलब सॉरी ये डिपेंडेंसी आपको दिख रही है, इसको आपको क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है और इसको कॉपी कर देना है और आपको कहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पर pom.xml में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम आए pom.xml में और इसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज जिस तरह से आपको दिख रही हैं, तो उसी तरह से आपको अपनी डिपेंडेंसी भी ऐड कर देनी है। लेकिन मैंने ना गलती से जैसे पूरा कोड कॉपी कर लिया था, नहीं किया था, ओनली डिपेंडेंसी को ही क्या किया है, कॉपी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस डिपेंडेंसी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अपने आप अब क्या होगा, अपने आप स्प्रिंग से रिलेटेड जो भी जार फाइल्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट में, आपकी लाइब्रेरी में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको इसको क्या करना होगा, सेव करना होगा। इतना काम हमारा हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, हम कार और इंजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप कोई सा भी और ले सकते हो, कार किस पे डिपेंड कर रहा है, इंजन पे डिपेंड कर रहा है। और इसी आज के ही वीडियो में मैं बताऊंगी कि जैसे हमें इंजन को फिर चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे। ना तो हमें कार क्लास को चेंज करना है, ना ही हमें हमारी मेन क्लास को चेंज करना है, सिर्फ इंजेक्शन चेंज करना है। ओके, तो अब हमें कहाँ पे आना है, तो अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं।
हमें पहले इंजन क्लास बनानी है। तो यहाँ पे हम गए, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया और फिर हम कहाँ पे गए, न्यू पे गए और यहाँ पे हमें क्लास पे जाना है। क्लास पे जाने के बाद ये देखो, इसकी जो पैकेज का नाम है वो होना चाहिए com.example.spring होना चाहिए। तो ये जो स्प्रिंग मैवन लिखा है उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। और यहाँ पर उस क्लास का नाम हम क्या देना चाहते हैं, इंजन देना चाहते हैं। तो इस क्लास का नाम हमने दे दिया इंजन। अब ये इंजन नाम की क्लास आपके प्रोजेक्ट में बन चुकी है। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं, सिर्फ हम क्या बना रहे हैं, एक टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो एक सिंपल सा हमें मेथड दे देना है, पब्लिक वॉइड स्टार्ट, ओके, जो कि सिस्टम पे कुछ नहीं करेगा, सिर्फ प्रिंट करेगा इंजन स्टार्टेड, ठीक है। इसका और कुछ भी खास काम नहीं है। तो हमने दिया system.out.println, ओके, क्या हो रहा है, तो system.out.println हमने यहाँ पे दिया और यहाँ पे दे देना है हमें मैसेज इंजन स्टार्टेड। तो इंजन स्टार्टेड हमने मैसेज दे दिया, ओके। और अब हमें क्या कर देना है, इसको भी सेव कर देना है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है क्लास में। अब हमें इसी तरह से इसी पैकेज के अंदर क्या बनानी है, एक और क्लास बनानी है कार, जो कि इस इंजन पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो यहां पर हम अगेन क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और कहां जाएंगे, क्लास पे जाएंगे, ठीक है। वही पैकेज का नाम होना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, तो आप मैन्युअली दे दीजिए या तो फिर आप यहाँ पर ये जो पैकेज का नाम है ना, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और कहां पे जाएंगे, क्लास पे जाएंगे। तो इसी पैकेज के अंदर अब आपकी दूसरी क्या बनेगी, कार नाम की क्लास बनेगी। इसको भी हमने फिनिश किया। अब इस कार नाम की क्लास में हमें क्या चाहिए, ये कार डिपेंड कर रहा है इंजन पे, तो हमें एक इंजन करके हमें एक वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दिया प्राइवेट, और ये किस टाइप का है, इंजन टाइप का है। देखो अगर दोनों सेम पैकेज में होंगे तभी क्या हो पाएगा, उसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंजन, और उसका मैंने जो रेफरेंस, अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ही बन गया है यहाँ पे तो फिर ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे फॉलो ही नहीं होगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगी, टाइट कपलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, इंजन क्लास का मात्र एक रेफरेंस बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। इंजन, एक इंजन क्लास का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जस्ट, ठीक है। अब आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो सेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप सेटर भी चाहो तो आप सीधे, आप चाहो तो खुद सेटर बना दो, नहीं तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप यहाँ से जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स पे गए, इंजन को क्लिक किया और यहाँ पे जनरेट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, इंजन के गेटर और सेटर हो जाएंगे। वैसे हमें सिर्फ सेटर की जरूरत है, हमें गेटर की जरूरत नहीं है, तो हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब इस कार क्लास का भी अपना एक मेथड होगा जिसका नाम हम दे देते हैं ड्राइव। तो यहाँ पे हम दे देते हैं पब्लिक और फिर यहाँ पे वॉइड और यहाँ दे देंगे हम ड्राइव, ठीक है, जो सिर्फ मैसेज प्रिंट करवाने के लिए, इसका कोई और पर्पस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं और यहाँ पे जैसे हमने दे दिया मैसेज में, सपोज मैंने दे दिया कार इज ड्राइविंग, ठीक है। तो कार इज ड्राइविंग मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया। पहले इंजन स्टार्ट होगा फिर कार, लेकिन मैंने ना अभी उस मेथड को कॉल नहीं किया है। कौन से मेथड को, स्टार्ट मेथड को। तो यहाँ पे मैंने दिया इंजन, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, स्टार्ट मेथड को कॉल करना है, तो ऑब्वियसली मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो इंजन डॉट स्टार्ट मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। तो पहले इंजन डॉट स्टार्ट कॉल होगा, इंजन स्टार्टिंग आ जाएगा और यहाँ पे फिर आएगा कार इज स्टार्टिंग, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, सिर्फ हमने यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट किया है। इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म होगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, इंजेक्ट यहाँ पर इस पॉइंट पे किया जाएगा, क्योंकि अभी एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इंजेक्ट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, बीन्स की जरूरत है, ठीक है। किसकी जरूरत है, बीन्स। तो बीन्स क्या होते हैं, स्प्रिंग मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको कौन मैनेज करता है, स्प्रिंग मैनेज करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो दो क्लासेस है, इंजन और कार, ठीक है। तो इन्हीं के ऑब्जेक्ट्स होंगे बीन, जिनको मैनेज कौन करेगा, स्प्रिंग मैनेज करेगा। लेकिन हम उसको किसके अंदर देंगे, तो जैसे हम लोग हाइबरनेट में कॉन्फ़िगरेशन फाइल लेते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगी, एक्सएमएल फाइल होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे बीन्स को डिफाइन करने वाले हैं, ओके। लेकिन उसको हम कहाँ पे बनाएं, तो उसको आप ध्यान दीजिए। देखो एसआरसी है, यहाँ पे आपको एसआरसी दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एसआरसी के अंदर आपको मेन के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम क्या होगा, रिसोर्सेस होगा। देखो अगर आप इसी चीज को फॉलो करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप चाहते तो किसी और पैकेज
पैकेज में भी दे सकते थे, लेकिन आपको अगर आप इसी हायरार्की को फॉलो करते हो, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, तो आपको मैन्युअली पाथ्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे फोल्डर नाम में मैंने क्या दे दिया, रिसोर्सेज दे दिया, ठीक है। इसको मैंने फिनिश किया। इसके बाद में इस रिसोर्सेज के अंदर मुझे एक XML फाइल बनानी है, तो हम न्यू पे गए, फिर हम गए फाइल पे, ठीक है। यहाँ फिर आप अदर पे चले जाइए, जैसे भी आपको सही लगे तो आप अदर पे चले जाइए, और यहाँ पे XML फाइल को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और XML फाइल का मैंने नाम सपोज दे दिया एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, आप कोई सा और भी दे सकते हो, तो मैंने दिया एप्लीकेशन, क्योंकि हमें इसका नाम मैन्युअली प्रोवाइड करना है हमारी मेन क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैंने दे दिया एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट XML। यहाँ पे हम हमारे बीन्स को क्या करने वाले हैं, डिफाइन। देखो, एक होते हैं ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि क्लास में स्कूल में क्या है, टीचर्स हैं, ठीक है, वो हुए ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये जो है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट फाइल, जो ये XML फाइल क्या है, उन सबका मैनेजर है, जो उन ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, मैनेज करेगा, और उन ऑब्जेक्ट्स को ये बीन की तरह क्या करता है, ट्रीट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कोड आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। देखो, अब आपको लगेगा हम कहाँ से पेस्ट करेंगे, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे देखो मेरे कोई एरर नहीं आ रही है, लेकिन मे भी आपके सिस्टम में कोई एरर आए, या तो इस बीन्स पे एरर आ सकती है, या तो इस पॉइंट पे एरर आ सकती है। तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग करनी है, आपको विंडो पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है, और यहाँ पे ना XML आप फिल्टर कीजिएगा, ठीक है, XML लिख दीजिएगा, तो ये आएगा XML वाइल्ड वेब डेवलपर, ठीक है। इसमें आपको डाउनलोड एक्सटर्नल रिसोर्सेस लाइक रेफरेंस, इसको क्या कर देना है, चेक कर देना है। मेरा ऑलरेडी चेक्ड है, इसीलिए एरर नहीं आ रही है, और फिर अप्लाई एंड क्लोज कर देना है, ठीक है। तो उस पॉइंट में आपकी जो एरर आ रही थी वो चली जाएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको बहुत ज्यादा समझने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि ये जो XML फाइल है वो बीन्स के नेम स्पेस को क्या कर रही है, डिफाइन करने के लिए, बीन्स को मैनेज करने के लिए, बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके मैनेज करने के लिए है। इस पॉइंट पे क्या है कि इसका स्कीमा क्या है, डिफाइंड है। मतलब एक तरह से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हम चीजें देने वाले हैं, उन रूल्स को, उस स्कीमा को मैच किया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हमें ये चीजें देनी पड़ती हैं, ठीक है। ये नेम स्पेस को डिनोट करता है, ये स्कीमा की लोकेशन को डिनोट करता है कि यहाँ से वैलिडेट किया जाएगा हमारे स्कीमा को, ओके। अब आपको क्या करना है, तो अब हमने कौन सी दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, तो हमें दो बीन्स की जरूरत है, ठीक है। अब हम वो दो बीन्स किस तरह से डिफाइन करेंगे। पहला जो हमारा बीन है वो कौन सा है, तो यहाँ पे हमने दिया पहला बीन, तो ये दिया हमने बीन, ठीक है। उस बीन का हमें क्या देना है, आईडी देना है, ओके। तो सपोज मैंने बीन का आईडी क्या दिया है, इंजन दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप स्मॉल कैपिटल जो भी, तो ऐसे मत सोचना कि हमारी क्लास का नाम ही यहाँ पे आने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लास का नाम हम अब देंगे, अब आएगा अगला क्लास का नाम। तो क्लास कहाँ मिलेगी भाई उसको, तो क्लास अभी अभी आपको भी पता है कि कहाँ पे हमने सेव की थी, तो वो थी com.example.spring, और उसके अंदर हमने बनाई थी इंजन नाम की क्लास। अब यहाँ पे इंजन का ई कैपिटल है, क्यों, क्योंकि हमारी जो क्लास हमने बनाई है ना, उसका नाम आने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये इतना चीज तो आपने बता दी। इसके बाद नेक्स्ट बीन आपको क्रिएट करना है। नेक्स्ट बीन कौन सा है आपका, तो नेक्स्ट बीन का नाम क्या है आपका, कार है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या दे देना है, वही आईडी दे देना है, ठीक है। तो आईडी इज इक्वल्स टू, उसका आईडी हमने क्या दे दिया है, कार दे दिया है, ठीक है। इसके बाद में उसकी क्लास कौन सी है, तो उसकी क्लास भी कहाँ पे है, यहीं पे है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा आपका com.example डॉट, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्प्रिंग डॉट, और यहाँ पे आपका कार, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपकी कार किस पे डिपेंड कर रही है, इंजन पे डिपेंड कर रही है। तो ये चीज भी यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी, ताकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन सही से परफॉर्म हो सके। कैसे प्रोवाइड करेंगे, देखो आपको ध्यान देना है, इस बीन की क्लोजिंग से पहले ही आपको बताना है। तो यहाँ पे आपने बताया प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल्स टू, तो प्रॉपर्टी का नाम आपको क्या देना है, तो ये ध्यान रखिए कि हमने इस कार के अंदर एक रेफरेंस क्रिएट किया था इंजन, वही आपको नाम यहाँ पे देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या दे देंगे, इंजन नाम दे देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे मैजिक ये होने वाला है कि आपने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम दिया है और अपने आप इसका जो सेटर है वो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली इंजन है तो उसके सेटर का नाम क्या होगा, सेट इंजन होगा। अगर कार है तो उसके सेटर का नाम क्या होगा, सेट कार होगा, ठीक है। या फिर आप कंस्ट्रक्टर्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने इसमें कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर का ना यूज करके सेटर का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या दे दिया, यहाँ पे नाम दे दिया इंजन, भाई ये प्रॉपर्टी है और उसको रेफर कहां से करना है, तो अभी आपने ये जो नाम दिया था ना इंजन, वो वाला नाम आपको दे देना है, ठीक है। देखो अगर आपने यहाँ पे इंजन में से ई हटा दिया होता तो आपको यहाँ पे भी इंजन में से ई हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, इंजन दे देंगे, ठीक है। अब हमारी ये जो XML फाइल है ना वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या बनानी है, हमारी मेन क्लास बनानी है, ठीक है। तो अब हमारी मेन फाइल हम कहाँ पे बनाएंगे, तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो चल रहा था, कौन सा चल रहा था, स्प्रिंग मैवन, इसके अंदर ही हम जाएंगे और इसी के अंदर हम क्या बना लेते हैं, हमारी मेन क्लास बना लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू पे जाएंगे, क्लास जैसे हम नॉर्मली क्लास बनाते हैं वैसे हम क्लास बनाएंगे और यहाँ पे इसका नाम क्या दे देते हैं, मेन दे देते हैं। आपको कोई और देना है तो कोई और नाम दे दीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चीजों को कंज्यूम यूज करने वाले हैं। कुछ पैकेजेस की हमें जरूरत है तो वो पैकेजेस का नाम होगा हमारा इंपोर्ट और फिर org.spring framework। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क आ चुका है। अब यहाँ पे नहीं, हमें सारी क्लासेस में से नहीं चाहिए अगर, तो हम क्या करेंगे, कंटेक्स्ट डॉट, और क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, इस फाइल को जो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट फाइल है इसको यूज करना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, इसको क्या कर दिया हमने, इंपोर्ट करवा दिया। एक और फाइल की हमें जरूरत है। देखो अगर आपने पहले मैवन कभी नहीं यूज किया हो तो आपको बहुत ज्यादा ये क्या लगेगा, एक ब्लेसिंग लगेगा, क्योंकि अगर हम मैवन नहीं यूज करते हैं तो बहुत सारे इंपोर्ट्स पे क्या आ जाने लग जाती है, एरर आ जाने लग जाती है। फिर आप क्या करते हो, बहुत सारी जार फाइल्स को क्या करते हो, इंपोर्ट करवा, डाउनलोड करते हो एंड ऑल, बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। इसीलिए मैवन क्या है, एक ब्लेसिंग है, मतलब वो खुद ही क्या करता है, जार फाइल्स को मैनेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंटेक्स्ट, और उस कंटेक्स्ट के अंदर हमें क्या करना है, ये मैं बार बार मुझे हटाना पड़ रहा है, तो इस कंटेक्स्ट के अंदर हमें क्या करना है, सपोर्ट, ओके। और फिर चलो सपोर्ट डॉट स्टार आ गया, इट्स ओके। अदरवाइज सपोर्ट में से हमें क्या चाहिए, क्लास पाथ को चाहिए, ठीक है। तो इट्स ओके, ये आ गई तो ओके। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये चीजें तो आपको पता ही है, ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमें मेन और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग args, यहाँ arg जो देना है, ये कोई रूल तो है नहीं, तो ये हमने ar दे दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट खास बस 2-3 लाइन का क्या लिखना है, कोड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का हम क्या बनाने वाले हैं, ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट एक तरह से क्या है, मैनेजर है, जो क्या करता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है। बीन्स को ये क्या करता है, मैनेज करता है। तो इसके ऑब्जेक्ट का नाम भी मैंने क्या दे दिया, कंटेक्स्ट दे दिया। अब हमारी जो सेटिंग फाइल है, जो XML फाइल है, वो लोड कैसे करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लास पाथ। यहाँ पे अगर आप हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। अब आपको सीधे से बस नाम दे देना है, एप्लीकेशन, जो आपने ये वाला नाम दिया था ना, वो वाला नाम दे देना है। ए स्मॉल है तो यहाँ पे मैं भी क्या दूंगी, ए स्मॉल ही दूंगी। तो एप्लीकेशन और फिर कंटेक्स्ट डॉट XML, बस ये नाम आपको दे देना है। कोई पाथ वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो फोल्डर हायरार्की फॉलो की है उसमें आपको ये पाथ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो अब हमें हमारा जो बीन है उसको गेट करना है। कैसे गेट करना है, देखो हमारा जो हमारी जो मेन एप्लीकेशन है वो कौन सी है, कार है, ठीक है। कार डिपेंड कर रही है इंजन पे, तो हमें कार के बीन को ही क्या करना है, गेट करना है। तो कार का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने स्मॉल कार, ओके, इज इक्वल्स टू कंटेक्स्ट डॉट गेट बीन। क्या करेंगे हम, कंटेक्स्ट डॉट गेट बीन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें ना 2 चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मुझे क्या करना है, डबल कोट्स में आईडी देना है। कौन सा आईडी देना है, तो ये जो हमने ये आईडी दिया था ना, ये वाला आईडी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद में हम कहा जाएंगे, आईडी देने के बाद हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देनी है, कार डॉट क्लास। तो अब कार का सी क्या आएगा, कैपिटल आएगा। क्यों कैपिटल आएगा, क्योंकि हमारी क्लास में भी कार का जो सी है वो क्या है, कैपिटल है,
इतना काम हो गया ना, बस अब हमें कार को चलाना है। कैसे चलाना है, तो हम लिखेंगे कार के लिए ड्राइव मेथड को हम कॉल करेंगे। कितना सिंपल था, हमने सेव किया, हमने कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैन्युअली नहीं परफॉर्म किया, ये हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने क्या कर दिया है, अपने आप कर दिया है। अब अभी अगर आपको ये चीज बोरिंग लग रही हो तो हम क्या करेंगे, इंजन को चेंज करेंगे। देखो इंजन स्टार्टेड, कार इज ड्राइविंग। अब बात ये आती है इसका बेनिफिट क्या है, तो हम इंजन को चेंज करके देखते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहीं पे हम एक और इंजन बनाते हैं। देखो यहाँ पे ही आपको आना है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक किया हमने, न्यू पे गए और फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक और क्लास बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और क्लास हमने बनाई, उसका नाम हम दे देते हैं सपोज पेट्रोल इंजन। तो यहाँ पे मैंने दिया पेट्रोल इंजन, ओके। अब आप चाहो तो उस कार को इंटरफेस की तरह यूज कर सकते हो। देखो हम एक काम करते हैं, पहले इस कहाँ पे गए, इस इंजन पे गए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटरफेस बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इंटरफेस बना देते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही, इससे अगर आपको इंटरफेस का कंसेप्ट भी नहीं कभी समझ में आया हो ना, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसको डिफॉल्ट मेथड बना सकते हो, चाहो तो सीधे से इसकी बॉडी को उड़ा दो। तो इसकी बॉडी को हमने क्या कर दिया, यहां से हटा दिया। ये अब क्या है, हमारा इंटरफेस है, ठीक है। इसके बाद अब हमें कहाँ जाना है, बॉडी क्यों हटाइए, इंटरफेस आपको पता ही होगा, ओके। तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे पेट्रोल इंजन पे जाएंगे। ये पेट्रोल इंजन क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इंप्लीमेंट ये कर रहा है इंजन को, ठीक है। तो ये इंजन को इंप्लीमेंट कर रहा है, इंजन को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उसका जो स्टार्ट मेथड है उसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आए पब्लिक और फिर यहाँ पे वॉइड स्टार्ट हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन शुरू। अगेन ये जो था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, पेट्रोल इंजन स्टार्टेड। तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन ओनली मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और अब इसको भी हमें क्या कर देना है, सेव कर देना है। अब हमने कहाँ जाना है, देखो एक ये कार इंजन है जो कि क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। पेट्रोल इंजन है जो कि इस इंटरफेस को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। इसी तरह से आप एक और डीजल इंजन भी दे सकते हो जो कि क्या करेगा, इसको इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। अब हमें चेंजेस कहाँ पे करने हैं, यहाँ पे करने हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं पेट्रोल इंजन को यूज करना चाहती हूँ, ठीक। अब हमें कार में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि देखो इंजन क्या इंटरफेस है, तो उसकी क्लास स्पेसिफाई करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधे क्या दे देते हैं, पेट्रोल इंजन दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, एक कंप्लीट क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, ओके। तो अब इंजन एक बीन नहीं हो सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया पेट्रोल इंजन और यहाँ पे भी मुझे उसी का नाम स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, पेट्रोल इंजन दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल्स टू इंजन, यहाँ पर तो नेम तो इंजन ही होने वाला है, लेकिन रेफ में क्या आ जाएगा, आपका पेट्रोल इंजन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया पेट्रोल इंजन, यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इसको भी हमने सेव किया। अगर गलती से मैंने इसको नहीं सेव किया है तो इसको भी हम सेव कर देते हैं, ठीक है। अगर मैंने इंजन को भी नहीं सेव किया था तो उसको भी हम सेव कर देते हैं। हम जाते हैं मेन पे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, मेन को वापस से क्या करेंगे, रन करेंगे, ओके। देखते हैं मे भी कुछ प्रॉब्लम हो। तो अब हमने इसको रन किया, देखो पेट्रोल इंजन आ गया, कार इज ड्राइविंग। क्या हमने कार में कोई चेंजेस किए, नहीं किए। यही मैं समझाना चाहती थी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्या हमने कार में कोई चेंजेस किए, नहीं किए। बस हमने क्या किया है, इंजन को एक तरह से क्या कर दिया है, पहले नॉर्मल इंजन था, अब हमने इंजन क्या दे दिया है, पेट्रोल इंजन। इसी तरह से आप डीजल इंजन, ये आपका होमवर्क है, डीजल इंजन करके आपको क्या करना है, एक और क्लास बनानी है जो कि इंप्लीमेंट करेगा इंजन को। यहाँ पे डीजल इंजन आएगा और आपको एक और बीन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। बस फिर अगर आप चाहते हो डीजल इंजन तो यहाँ पे डीजल इंजन आ जाएगा, अगर आप चाहते हो पेट्रोल इंजन तो वो आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि आपको कोई कार में कोई मेन में चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है,